छात्रों, मेरा यह विजुअल वर्ग दसम के छात्रों के लिए है और अपने इस विजुअल में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा आपके हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जो है कृतिका, उसमें संबंधित पाठों की जो इस बार आपके सिलेबस में शामिल हैं, आपकी पाठ्यक्रम तालिका में शामिल हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाने हैं। तो इसमें सबसे पहला पाठ है माता का आंचल। माता का आंचल पाठ जो है वह शिवपूजा सहाय के द्वारा लिखा गया है और यह पाठ जो है उनका प्रमुख उपन्यास, आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का अंश है। ठीक है, इस पाठ में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। माता का आंचल शीर्षक पाठ शिवपूजन सहाय विरचित प्रमुख आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का अंश है। इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण संस्कृति का बड़ी ही सजीवता से, बड़ी ही खूबसूरती से चित्रण किया है। खास करके बच्चों की एक विशेष तरीके की दुनिया इसमें रची बसी हुई है इस पाठ में, और एक ऐसी दुनिया का दर्शन हमको इस पाठ के माध्यम से होता है, बच्चों की दुनिया का, जो आज के बच्चों की दुनिया से एकदम अलग है। आज के बच्चे जहाँ इंडोर गेम की अधिक प्राथमिकता देते हैं, मोबाइल वगैरह पे गेम खेलने को लेकर के ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, या खेलते भी हैं बाहर निकल करके। यदि आउटडोर गेम की बात करें तो बाहर निकल के भी खेलते हैं, तो क्रिकेट वगैरह ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। इसमें जिन खेलों का जिक्र किया गया है वह बिल्कुल पारंपरिक खेल हैं, जैसे दिवाली में जलाए गए दियों से तराजू बना करके दुकान लगाने की प्रक्रिया, या चूहेदानी वगैरह का उपयोग करके बारात निकालने वाला खेल, फिर गिल्ली डंडा खेलना, बगीचे में जा कर के कहीं कोई बिल वगैरह दिखाई दे रहा है उसमें पानी डालना, पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना। तो इस तरीके के खेलों का जिक्र इस पाठ में आया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इस पाठ में हम लोगों को दिखती है, जो सबसे बड़ी सीख इस पाठ से उभर करके हमारे सामने आई है, वो ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका चाहे किसी से कितना हो अधिक लगाव क्यों नहीं हो, किसी के प्रति उनका आकर्षण आवश्यकता से अधिक ही भले क्यों नहीं हो, लेकिन जो जुड़ाव, जो लगाव वह अपने माता के आंचल में, माता की गोद में वो महसूस करते हैं, माता की छत्रछाया में महसूस करते हैं, वह लाख प्रयास करके भी कोई अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं दे सकता है। आपने इस पाठ को पढ़ा है पहले भी, आपने देखा है कि कैसे भोलानाथ नाम का जो बालक है, जो इस कहानी का प्रमुख किरदार है भोलानाथ, तो भोलानाथ का लगाव अपने पिता से बहुत अधिक रहता है। माँ के पास वह सिर्फ दूध पीने भर के लिए जाते हैं, बाकी का उनका सारा समय, मतलब सो करके जब उठते हैं तब से लेकर के और फिर सोने के समय तक वो सिर्फ अपने पिताजी के साथ रहते हैं। लेकिन जब बगीचे में बगीचे के में जब वो लोग खेल रहे थे, बिल में पानी डाल रहे थे, और वहाँ से उनकी कल्पना थी कि इसमें से गणेश जी की सवारी निकलेगा, लेकिन वहाँ शंकर जी का हार निकल आता है, यानी सांप निकल आता है। और जब भोलानाथ या अन्य बच्चे डर जाते हैं तो कैसे दौड़ते कूदते भागते हैं, और पिताजी बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं, लेकिन भोलानाथ सीधे दौड़ करके अपनी माँ के गोद में चले जाते हैं, माँ की गोद में छिप जाते हैं, आंचल में, माँ के आंचल में छिप जाते हैं। वहाँ उन्हें सुकून का एहसास होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि इस धरती पर हमारी सबसे करीबी कोई है तो वो हमारी अपनी माँ है। माँ के पास हमको जितनी छाया मिलेगी, माँ के पास हमको जितनी ममता मिलेगी, माँ के पास हमको जितना प्यार दुलार मिलेगा, वह किसी अन्य व्यक्ति के पास संभव नहीं है। वह अन्य व्यक्ति हमें नहीं दे सकता है, भले ही वो हमारे पिता ही क्यों नहीं हो। हालांकि इसके मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पिता की भूमिका जो है वह हमारे जीवन में कम महत्व रखती है। पिता की भी अपनी भूमिका है और वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा जो है वो हम अपनी माँ की भी करेंगे और अपने पिता की भी करेंगे, लेकिन माँ जो होती है वो अपने बच्चों के अधिक नज़दीक होती है। और भी कई बातें इस पाठ में हमको मिलती हैं,
जैसे जीवों पर दया करना। तो जीवों पर दया करना हम देख सकते हैं कि भोलानाथ के पिताजी जो हैं, तो पिताजी अपने खाली समय में कागज़ पर राम राम लिखते हैं और उसको आटे की गोली में आटे में उसको रख करके उसकी गोली बनाते हैं। फिर भोलानाथ और उनके पिताजी दोनों जब नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जा कर के वो लोग मछलियों को खिलाते हैं। ठीक है, आज हम लोग मछलियों को नदी से निकाल करके खुद ही खा जाते हैं। मछलियों को दाना कौन खिलाने जाए? यदि मछलियों को दाना खिलाया भी जाता है, चारा दिया भी जाता है, तो उनका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए होता है, उन पर दया दिखाने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ इस बात में हमको सिखाया गया है, बताया गया है कि यदि हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, यदि मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो उसे अन्य जीवों पर भी दया करना चाहिए। कुछ सामाजिक कुरीतियों का जिक्र इस पाठ में आया है। जैसे एक जगह बच्चे एक बूढ़े व्यक्ति को जो शादी करके जा रहा है, और जब बच्चे ये देखते हैं कि दूल्हा जो है वो बूढ़ा है और दुल्हन कम उम्र की है, तो बच्चे ये कह के उसको चिढ़ाना शुरू करते हैं कि रहड़ी में रहड़ी पुरान रहड़ी, डोली के कन्या हमार मेहरी। तो इस तरीके से बाल विवाह या बेमेल विवाह पर कुठाराघात किया गया है। एक चीज़ और आप इस पाठ में देखेंगे आप लोग कि बच्चे शैतानियाँ करते हैं, यहाँ तक कि उनके जो एक शिक्षक हैं जिनका नाम मूसन तिवारी है, उनको भी चिढ़ाते हैं कि बुढ़वा बेईमान मांगे कड़ैला के चोखा करके। तो या बच्चे आवश्यकता से अधिक खेलते हैं, कभी बगीचे में, कभी दुकान लगाते हैं, कभी बारात निकालते हैं, अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं। उनके अभिभावक हमेशा उनके साथ हैं, यानी भोलानाथ के पिता, और वो उनको कहीं रोकते टोकते नहीं है, उल्टे उनके खेलों में उनके साथ रहते हैं। तो यह एक परोक्ष रूप से हमको सीख दी गई है, बताई गई है कि बच्चों की दुनिया जो होती है वह एक अलग दुनिया होती है, और बड़ों का कोई अधिकार नहीं है कि उनकी दुनिया में दखल अंदाजी करें और उनको उनकी दुनिया से, जहां वो स्वच्छंद होकर जी रहे हैं, उनसे अलग करने का प्रयास किया जाए। और दूसरी बात कि बच्चे जो हैं, कहीं ना कहीं उनमें रचनात्मकता है, कहीं ना कहीं उनमें सृजनात्मकता है, जिसके जैसे मिट्टी के दिए से तराजू बना लेना, पत्तों की पूड़ी बनाना, बैटरी के जो पीछे वाला भाग होता है उसका पैसा बना लेना, कंकर पत्थर का बटखरा बनाना। तो कहीं ना कहीं ऐसी रचनात्मकता उनमें है, वो एक चीज़ सीख रहे हैं कि जिन चीज़ों का उपयोग हम अनुपयोगी मान करके छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, नकार देते हैं, उन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं वो सकारात्मक इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो इसलिए उनके अभिभावक जो हैं, बच्चों के द्वारा किए गए जितने काम हैं उनमें उनके साथ रहते हैं। ठीक है, बहुत ही सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। देहाती लोकोक्तियों को इसमें रखा गया है। जैसे और आपको एक बता देते हैं, राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत खाले चिड़ई भर भर पेट। तो इस तरीके से देहात की जो दुनिया होती है, देहाती दुनिया जो होती है, उसको इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है, और ये बताया गया है कि आज के बच्चों की दुनिया से पहले के बच्चों की दुनिया कितनी भिन्न हुआ करती थी। लेकिन भले ही वो मिट्टी से खेलते थे, भले ही वो कुश्ती लड़ते थे, भले ही वो पेड़ की डाल पे झूला झूल लेते थे, लेकिन जो आनंद उनको मिलता था वह आनंद आज के भौतिकवादी मनोरंजन के संसाधनों को देख करके हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ें, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जीवों पर दया करना सिखाएं। तो ये हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनकी तरफ कुठाराघात करने का वो प्रयास करें, उनसे जूझने का प्रयास करें। आगे चल के ऐसे ही बच्चे ऐसे कुरीतियों से जूझेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हमको इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं आपके कृतिका की पाठ्य पुस्तक में शामिल जॉर्ज पंचम के नाक की। तो जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक पाठ जो है वह कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है, और इस पाठ में हमको ये दिखाया गया है, ये बताया गया है, ये समझाया गया है कि अंग्रेज़ों की नाक चाहे कितनी ही बड़ी थी, अंग्रेज भले ही धरती के इस छोर से उस छोर तक शासन करते थे, लेकिन उनकी नाक जो थी वह हमारे यहाँ के बच्चों की नाक से भी छोटी थी। नाक को हम लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा से जोड़ करके देखते हैं, और नाक को लेकर के हिंदी में बहुत सारे मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटाना, नाक बचाना, नाक रगड़ना, ठीक है, इत्यादि। तो यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के इसके पाठ का ताना बाना बुना गया है।
महारानी एलिजाबेथ का दौरा होने वाला है हिंदुस्तान में, और एक जगह जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी है जिसकी नाक टूटी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि भले ही हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन मौका देख करके हमने उसका नाक तोड़ दिया था। ठीक है, उनकी हमारे नज़र में कोई इज्जत नहीं थी, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, हम लोग उनको भाव नहीं देते थे। अब रानी का दौरा होने वाला है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक टूटी हुई है, तो नाक बचाने की, नाक बनाने की, यानी नाक बनाने की नहीं, नाक बचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसके लिए बजाबते टेंडर जैसे सरकारी कामों में निकाला जाता है, टेंडर निकला होगा, एक व्यक्ति ने जिम्मेवारी ली कि हम जॉर्ज पंचम की नाक को लगा देंगे, लेकिन इसके लिए हमको पूरे भारत का भ्रमण करके और इसी के रंग का पत्थर लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके सरकारी कामों का बजट बढ़ाया जाता है, उसका बजट बढ़ाया गया। मूर्तिकार जो था वो 2-4-10 दिन तक पता नहीं घूमा या जो भी किया, आकर के कह दिया कि हमको इस रंग का पत्थर कहीं नहीं मिला। तो फिर दूसरी व्यवस्था शुरू की गई तो उसमें देखा गया कि भारत के बहुत सारे चौक चौराहों पर भारतीय लोगों की मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। तो हम उनकी नाक का नाप लेकर के देखते हैं कि हो सकता है कि यदि उनकी नाक इन पर फिट बैठे तो हम उनकी नाक लगा देंगे। इसमें कुछ दिन निकाला गया, ये भी प्लान उनका फेल होता है। यहाँ तक कि पटना के शहीद स्मारक पर जहाँ बच्चों की मूर्ति लगी हुई है, तो मूर्तिकार ने कहा कि उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। आप कल्पना कीजिए, इसीलिए मैंने पहले कहा है कि हमारे यहाँ के बच्चों की नाक भी उनसे बड़ी थी। यानी स्वतंत्रता से प्रेम रखने वाले जो भी लोग थे, जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, उनकी नाक निश्चय ही जो जिन्होंने हमको गुलाम बना करके रखा था उनसे बड़ी थी। अब एक तीसरा रास्ता अपनाया जाता है इसके लिए, और मूर्ति को मूर्तिकार के द्वारा कहा जाता है कि जिंदा नाक लगाई जाएगी, और ऐसा करके बहुत सारे हिंदुस्तानियों की नाक काट ली जाती है। हालांकि इस पाठ में इसकी चर्चा परोक्ष रूप से है, और ये कहा गया है कि मूर्ति के आसपास के वातावरण को नम रखने का प्रयास किया गया, और इस तरीके से जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाती है या जॉर्ज पंचम की नाक बचाई जाती है, लेकिन कई हिंदुस्तानियों की नाक काट ली जाती है। तो यहाँ एक चीज़ हमको समझना होगा कि हमको दर्द देने वाला, हमको पीड़ा देने वाला, हमको कष्ट पहुँचाने वाला हमारा ही अपना कोई होगा। इसलिए कि यह तरीका जो था, यह सुझाव जो था, वह उसी मूर्तिकार का था, और वह मूर्तिकार जो था वह संयोगवश कहिए, दुर्भाग्यवश कहिए, भारतीय ही था। ठीक है, महारानी के साथ उनके साथ जितने भी लोग आए हिंदुस्तान, यहाँ तक कि उनके कुत्ते तक की चर्चा यहाँ के अखबारों में की गई। तो यहाँ एक चीज़ पत्रकारिता की तरफ इशारा करता है यह पाठ, कि पत्रकार भी कैसे चाटुकारिता करते हैं बड़े लोगों की या शासक वर्ग की। तो उनके कुत्ते की चर्चा की जाती है, वो कब क्या पहनेंगे, किस दौरे पर जाएंगी, उसकी चर्चा की जाती है। रानी का दर्जी भी उनके साथ आता है, उनके अपने पत्रकार आते हैं, उनके अपने खानसामा आते हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हिंदुस्तान आते हैं, और उन सब की चर्चा से यहाँ के अखबार हफ्तों तक भरे रहते हैं। ठीक है, तो इन सारे बातों की चर्चा इस पाठ में की गई है। और अब है एक और पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में शामिल, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जिसको मधु काकड़िया के द्वारा लिखा गया है। तो संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ, अपने अगले विजुअल में इस पाठ के संबंध में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में हमको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है, हमको ये दिखाया गया है, ये बताया गया है, हमको ये एहसास दिलाया गया है इस पाठ के माध्यम से कि भौतिकवादी दुनिया जो है या बनावटी खूबसूरती जो है, उससे कहीं अधिक खूबसूरत होती है प्राकृतिक खूबसूरती, उससे कहीं अधिक सुंदर है, कहीं अधिक मनोरम है, कहीं अधिक हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है, हृदय में बसने वाली है, उतरने वाली है प्राकृतिक सुंदरता। और कुछ लोग जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य को तस्वीरों वगैरह में कैद करने के लिए आदी होते हैं, तो यहाँ हम इस पाठ में देखेंगे कि लेखिका जो है मधु काकड़िया, वह जहाँ भी उनको खूबसूरत चीज़ दिखता है तो वहाँ वो बैठ करके एकांत में उन दृश्यों को अपने आँखों के अंदर उतारने का प्रयास करती हैं, अपने मन में बसाने का प्रयास करती हैं। तरक्की की यदि बात हम करें तो कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी गांव या कोई भी राज्य या कोई राष्ट्र तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मेहनत कश नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति परिश्रमी नहीं हो। हर व्यक्ति यदि परिश्रम करे और
हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करे तो पिछड़ा से पिछड़ा इलाका भी बहुत आगे निकल जाता है। लेखिका ने इसमें स्पष्ट रूप से कहा है गंगटोक शहर को देख करके कि आसमान जैसे लगता है धरती पे उल्टा पड़ा हुआ है। तो वो पहाड़ी इलाका था, वहाँ की भौगोलिक संरचना ही ऐसी थी कि वहाँ जा करके भी विकास की रफ्तार को बहुत अधिक तेज़ नहीं किया जा सकता था। बावजूद इसके वहाँ के लोगों ने अपने आप को बहुत आगे तक बढ़ाया था। समाज को आगे बढ़ाने में जितना योगदान पुरुषों का होता है उतना ही योगदान महिलाओं का भी होता है। इस बात का भी एहसास हमको इस पाठ में दिलाया गया है। महिलाएं मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ कर रही थीं, यानी उनके पीठ पर बच्चे थे और वो पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह की चर्चा इस पाठ में आई है जिसका नाम कटाओ है। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो वहाँ का हर एक व्यक्ति, चाहे वो गाइड हो चाहे वो वाहन चालक हो, इस बात को सुनिश्चित करता था कि यहाँ की खूबसूरती में यहाँ आए पर्यटकों के द्वारा कोई खलन पैदा नहीं हो। और इसी के लिए वो लोग अपनी गाड़ी में डस्टबिन टाइप का कुछ लेकर के चलते थे कि यदि पर्यटक कोई कुछ खा करके कहीं फेंकता है तो उसको रास्ते पर नहीं गिरा करके उसको अपने गाड़ी में ही एक जगह रख लेंगे, बाद में उसको वो लोग ले जा करके डिकम्पोज करते थे। और भी बहुत सारी इसमें तथ्यात्मक बातें भी हैं जिनकी चर्चा हम अगले विजुअल में विस्तार से करेंगे। हमने इस विजुअल में आपके पाठ्यपुस्तक कृतिका में, आपकी पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका जो है उसमें जो पाठ शामिल थे, हालांकि उसमें 5 पाठ शामिल हैं, तो लेकिन उसमें मैं क्यों लिखता हूँ और एक और पाठ है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इस पाठ को निकाल दिया गया है। अब की बार उससे प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे माता का आंचल, जौड़त पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक पाठ से। माता का आंचल शिवपूजन सहायक के द्वारा लिखा गया है, जौड़त पंचम की नाक कमलेश्वर की रचना है और साना साना हाथ जोड़ी मधु काकड़िया की रचना है। मधु काकड़िया विरचित साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक पाठ की चर्चा हम अपने अगले विजुअल में आपसे विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।